हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज का हमारा ये जो वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या कहता है। तो ये डेफिनेशन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kinds or classes called parts of speech. According to their use। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, मतलब कि जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होते हैं अलग अलग काइंड्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्लासेस में डिवाइड्स होते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये डिवाइड किस बेसिस पे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, इनका यूज़ जो होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। इस बेसिस पे जो हमारे वर्ड्स होते हैं हम उनको क्लासीफाई करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बनते हैं। इसमें एक और चीज़ है, हम इसी को लिख सकते हैं, दैट इज़ according to the work they do in a sentence। मतलब क्या, हमने ये जो बोला अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ का मतलब क्या है कि ये अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वर्क करते हैं, इस बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये हमारा डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके कुछ काइंड्स हैं, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में हमने डिवाइड किया हुआ है तो इसके कुछ काइंड्स हैं। अब वो काइंड्स क्या हैं, तो देखिए काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर हम इसके काइंड्स की बात करें तो देखिए, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से 8 हैं, तो देखिए इसमें जो सबसे फर्स्ट हमारा आता है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है नाउन। सेकंड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है प्रोनाउन। थर्ड हमारा जो पार्ट है वो है एडजेक्टिव। फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है वर्ब। फिफ्थ जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है एडवर्ब। सिक्स्थ हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है प्रीपोजिशन। सेवेंथ पार्ट जो है उसको हम कहते हैं कंजक्शन। एट्थ पार्ट को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब देखिए ये तो हो गए इसके टाइप्स, क्या क्या, तो देखिए फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फिर वर्ब के बाद एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, और जो लास्ट हमारा टाइप है वो है इंटरजेक्शन। तो ये तो हमारे काइंड्स हो गए। अब हमें इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि ये अपने सेंटेंस में अलग अलग जो वर्क करते हैं उनके अकॉर्डिंग में इनको क्लासीफाई किया गया 8 टाइप्स में। अब ये नाउन जो है वो किस तरीके का वर्क करता है, प्रोनाउन किस तरीके का वर्क करता है, या फिर कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि प्रोनाउन होंगे,
कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि एडजेक्टिव होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए थोड़ा सा इसको शॉर्टली देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली नहीं देखेंगे, इसमें हम सिर्फ समझ लेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होता क्या है। लेकिन आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें नाउन, क्योंकि देखिए अब नाउन सिर्फ यहाँ पे एक लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन नाउन भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें भी इसके काइंड्स हैं। तो इस पूरे एक वीडियो में ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी इसको शॉर्टली थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग सेपरेट वीडियो में नाउन, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल, सारी चीज़ें, फिर प्रोनाउन, इसी तरीके से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। तो इसको पहले समझते हैं। तो देखिए नाउन क्या कहता है, फर्स्ट हेडिंग है हमारा नाउन। अब ये नाउन क्या कहता है, तो देखिए अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। मतलब कि एक जो नाउन है वो क्या होता है, तो अ नाउन इज़ द नेम, मतलब किसी एक पर्सन का नेम हो सकता है, किसी एक प्लेस का नेम हो सकता है, किसी एक एनिमल का नेम हो सकता है, या फिर किसी एक थिंग का नेम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, मतलब किसी व्यक्ति का नेम हो गया, किसी जगह का नेम हो गया, किसी एनिमल का नेम हो गया, किसी थिंग का नेम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे नाउन में आ जाएंगी। जैसे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर कैसे होंगी, तो जब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल आएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल वो है विनय इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें नाउन क्या है, तो देखिए हमने पढ़ा क्या, नाउन जो होता है किसी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, एक एनिमल का नेम हो सकता है, एक थिंग का नेम हो सकता है। थिंग मतलब किसी वस्तु का नेम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो विनय इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, इनमें से कोई एक चीज़ आया। तो हाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे विनय आ रहा है, और ये विनय है क्या, तो कोई एक पर्सन है, उसका नेम है क्या, विनय। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विनय जो है ये एक नाउन है, और ये क्योंकि पर्सन है तो इसलिए ये विनय जो है एक नाउन होगा। फिर सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वी वेंट टू द मार्केट। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, या फिर एनिमल का नेम हो, या थिंग का नेम हो। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो वी वेंट टू द मार्केट, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ गए, तो हम जो है मार्केट गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेंट है तो ये सेकंड पास्ट टेंस हो गया। तो अब हम मार्केट गए, तो यहाँ पे हम किस चीज़ का, किसी पर्सन का नेम कर रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे पर्सन तो नहीं आ रहा है। फिर देखिए पर्सन आ रहा है वी, हम, लेकिन यहाँ पे नेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, तो इसलिए वी नहीं होगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या आता है, प्लेस। तो अगर हम प्लेस देखें तो हम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, ये हमें एक प्लेस का जो है नेम मिल रहा है, तो इसीलिए ये एक नाउन होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्लेस है ये मार्केट, तो इसीलिए ये एक नाउन होगा। अब अगर हम थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, थर्ड एग्जाम्पल है आई हैव अ पेट, आई हैव अ पेट डॉग। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पेट डॉग है। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी एक पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, किसी एनिमल का नेम हो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक डॉग मिल रहा है जो कि एक एनिमल है, तो इसीलिए ये भी एक नाउन होगा। फिर अगर हम देखें तो हमारा एक और एग्जाम्पल है, क्या है वो, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अगर हम इसमें देखें तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि आई रीड अ बुक, मतलब मैं एक बुक पढ़ता हूँ। तो अब अगर यहाँ पे मैं एक बुक पढ़ता हूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बुक जो है वो किसी थिंग का नेम है,
मतलब किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वस्तु का नेम है, तो इसलिए ये जो बुक है वो एक थिंग का नेम है, इसीलिए ये एक नाउन होगा। तो आई होप कि आपको नाउन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, वो है प्रोनाउन। तो समझते हैं प्रोनाउन को कि प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए प्रोनाउन क्या कहता है, सेकंड हेडिंग है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन भाई साहब क्या कहते हैं, तो इसको भी समझते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used in place of a noun। मतलब प्रोनाउन क्या कहता है कि अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक प्रोनाउन जो है वो एक वर्ड होता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब कि नाउन के प्लेस पे जो यूज़ हो जाए उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अब इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए इसको समझने का एक सिंपल तरीका है कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए हमने बोला क्या कि ये नाउन के प्लेस पे आता है, तो हम पहले एग्ज़ाम्पल लेंगे नाउन वाला। तो देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कहते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो अगर हम इसमें पहले नाउन देखें तो नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग का नेम। तो यहाँ पे पर्सन का नेम जो है राम आया, तो ये नाउन हो गया। अब प्रोनाउन क्या कहता है, प्रोनाउन भाई साहब कहते हैं कि नहीं, हम नाउन का जो प्लेस है वो हम ले लेंगे। तो हम इस राम की जगह पे लिख सकते हैं ना, ही इज़ अ गुड बॉय। तो ये जो ही है इसने नाउन का प्लेस ले लिया। तो अब नाउन का प्लेस ले लिया तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पे यूज़ हो जाए उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये जो हमारा ही है वो एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हमारे प्रोनाउंस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। फिर ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डिड यू गिव मी द कीज़, डिड यू गिव मी द कीज़। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए सबसे पहला प्रोनाउन क्या कहता है कि ये नाउन के प्लेस पे आता है, मतलब सिंपली ये भी जो होगा किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग में से कोई एक चीज़ होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिड यू गिव मी द कीज़, तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो पर्सन और एक है थिंग, ठीक है। लेकिन अब प्रोनाउन क्या कहता है कि ये नाउन के प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे हो सकता था, सॉरी ये डिड होगा, ठीक है, DID डिड। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो कहता है कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग के नेम की जगह पे कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कीज़ तो ऐसे ही ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि कीज़ जो है वो नाउन है, ये किसी एक ऑब्जेक्ट का नेम है। लेकिन अगर यू की बात करें तो यहाँ पे हो सकता था कि कोई जैसे डिड राम गिव मी द कीज़, तो यहाँ पे यू अगर हम देखें तो ये जो है किसी एक पर्सन के नेम के प्लेस पे यू यूज़ हुआ है, इसीलिए ये यू जो है वो प्रोनाउन होगा। और मी, यहाँ पे अगर हम मी देखें तो ये जो मी है यहाँ पे कोई होगा ना व्यक्ति, जैसे राम ने श्याम को चाबियाँ दी, तो यहाँ पे भी तो कोई श्याम रहा होगा, किसी कोई पर्सन, तो उसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया, मी। तो ये यू एंड मी, ये दो जो हैं हमारे इस सेंटेंस में प्रोनाउन होंगे। लेकिन ये कीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम है और ये नाउन के फॉर्म में है, क्योंकि नेम है, नेम को रिप्लेस नहीं किया गया है किसी वर्ड से। बट यहाँ पे कोई भी पर्सन या फिर कोई भी पर्सन का नेम हो रहा होगा और उसको हमने रिप्लेस किया है यू एंड मी से, तो इसलिए यू एंड मी जो है वो प्रोनाउन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आपको समझना है प्रोनाउन क्या होते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल में कुछ हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो बता देता हूँ, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, अस, ये सारे हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं। जनरली आपको ये सारे प्रोनाउंस देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा यू भी आता है, जैसा कि आपने देखा यू। तो ये सारे हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं जो कि जनरली यूज़ होते हैं। तो आपको प्रोनाउन समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एडजेक्टिव। तो थर्ड हेडिंग जो है हमारा वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखिए एडजेक्टिव को भी समझते हैं। तो एडजेक्टिव कहता है एन एडजेक्टिव
इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई, यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए एडजेक्टिव क्या कहता है कि एक जो एडजेक्टिव है वो एक वर्ड होता है। देखिए ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सारे वर्ड्स ही होंगे, जरूर कोई ना कोई एक वर्ड होंगे किसी सेंटेंस में। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा वो इसी तरीके से होगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। ठीक है, तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। अब कौन सा वर्ड, तो यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन। क्वालिफाई का मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने वाला नहीं, क्वालिफाई का यहाँ पे मतलब है कि ये क्वालिटी, ये बताता है क्वालिटी को। क्वालिफाई का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वालिटी। तो एक एडजेक्टिव जो होता है वर्ड होता है जिसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए। अब इसको समझेंगे कैसे, तो समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम इसमें लेते हैं वो है आई विल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, शी इज़ रिच, शी इज़ रिच। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, सी इज़ रिच मतलब वो जो है वो काफ़ी धनी है। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी ये क्या बता रहा है, रिच। तो यानी कि ये जो भी वर्ड्स क्वालिटी बताएंगे चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो इसीलिए ये जो है ये एडजेक्टिव होगा। फिर सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी, इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी, मतलब कि ये जो सीनरी है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है। चार्मिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये चार्मिंग जो है वो इस सीनरी का क्वालिटी है, तो इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव होगा। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं थर्ड एग्जांपल, आई विल हैव टू डॉटर्स। अब ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है आई विल हैव टू डॉटर्स मतलब मेरे पास 2 बेटियां होंगी। ठीक है, अब ये TWO2 होगा, ठीक है, TO नहीं होगा। तो डॉटर्स, यहाँ पे डॉटर्स जो है ये तो नाउन है, बट इसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है, ये टू जो है इसको डिफाइन कर रहा है ना कि मैं कितनी, 2, यानी कि इस किस नाउन को डिफाइन करने वाला जो यहाँ पे वर्ड है वो है टू। तो यहाँ पे ये जो टू होगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एडजेक्टिव भी आपको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब है। तो देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्ब। अब ये वर्ब क्या कहता है, तो देखिए अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट tells about the action or state of subject। तो ये वर्ब क्या करता है, तो ये जो वर्ब है ये हमारा बताता है किसी भी एक्शन को या फिर सब्जेक्ट के स्टेट को। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारे एक्शन को बताता है, मतलब कोई भी जो काम हमारा हो रहा होगा। वर्ब का मतलब कभी भी आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, वर्ब है मतलब कोई एक्शन वर्ड आएगा, मतलब जिससे हमें पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है। अब इसको समझेंगे कैसे, तो देखिए जैसे हम समझ सकते हैं एग्ज़ाम्पल से, क्योंकि हमारे पास समझने के लिए तो सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं। राम इज़ प्लेइंग। तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए
एक्शन वर्ड मतलब जिससे काम का होने का पता चल रहा हो। तो राम से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं, इससे भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये जो प्लेइंग है ये बता रहा है कि राम जो है वो खेल रहा है। तो खेल रहा है यानी कि ये एक्शन को बता रहा है, तो इसलिए ये जो प्लेइंग होगा हमारा वर्ब होगा। फिर अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है ना, अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के स्टेट को बताता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विजय इज इंटेलिजेंट। तो देखिए अब अगर आप इस सेंटेंस में देखिए तो यहाँ पे विजय इज इंटेलिजेंट, विजय भी कोई काम नहीं है ना तो इंटेलिजेंट कोई काम है, तो यहाँ पे तो वर्ब हुआ ही नहीं है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए ये जो वर्ब है वो सिर्फ इतना ही नहीं बताता है कि सिर्फ एक्शन हो रहा है, ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के स्टेट को भी बताता है कि सब्जेक्ट किस स्टेट में है, कैसा है वो। तो देखिए विजय इज़ इंटेलिजेंट, इसमें विजय जो है वो इंटेलिजेंट है, तो ये उसका इंटेलिजेंट होना भी जो है ये एक एक्शन को बता रहा है, तो यहाँ पे इज़ जो होगा वो वर्ब की तरह वर्क करेगा। फिर अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, राम हैज़ ब्लैक शर्ट, राम हैज़ ब्लैक शर्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये राम, ये भी कोई वर्ब नहीं है ना, तो ब्लैक शर्ट कोई वर्ब है, क्यों, क्योंकि इन दोनों से ही हमें कोई काम के होने का पता नहीं चला। लेकिन राम के पास जो है वो ब्लैक शर्ट है, राम हैज़ ब्लैक शर्ट का मतलब क्या हुआ कि राम के पास, तो ये जो हैज़ है ये पोजीशन बता रहा है, मतलब इस शर्ट पे राम का अधिकार है, तो यानी कि ये जो हैज़ है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से आपको वर्ब भी समझ में आ चुका है। और किसी भी टॉपिक में आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा, आपके सपोर्ट में मैं हमेशा रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब देखिए क्या कहता है, तो एडवर्ब भाई साहब भी कुछ बताएंगे, क्या बताएंगे। देखिए ये जो ऐड है, ठीक है, ऐड का मतलब है कुछ ऐड करना, जैसे एडजेक्टिव, जैसे हमारा एडजेक्टिव था तो उसमें भी एडी लगा हुआ था, तो वो हमारा नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है। इसी तरीके से ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को डिफाइन करता है। तो देखिए कैसे समझते हैं, अ word that adds some meaning to a verb. A word that adds some meaning to a verb, an adjective or another adverb is called an adverb। मतलब देखिए क्या हुआ कि एक वर्ड जो कि कुछ मीनिंग ऐड करता है, किसमें, एक वर्ब में, एक एडजेक्टिव में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब में, उसको हम कहेंगे वो एडवर्ब होता है। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वर्ब में ही मीनिंग ऐड करेगा, अगर ये एडजेक्टिव में भी कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है या फिर एक एडवर्ब में भी कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है तो हम इसको कहेंगे कि वो एक एडवर्ब होगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो है रेहा प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। अब इस सेंटेंस में अगर हम समझे, देखिए लिखा क्या हुआ, रेहा प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। तो अगर हम देखें तो रेहा नाउन है, प्लेड ये एक वर्ब है, गिटार जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली क्या है, तो देखिए प्लेड, रेहा जो है वो गिटार बजाती है, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस होगा, इसमें वर्ब मिल रहा है। लेकिन प्लेड ब्यूटीफुल्ली मतलब वो अच्छा बजाती है, यानी इस प्लेड को ये ब्यूटीफुली डिफाइन कर रहा है, तो ये तो हमारा वर्ब है। ठीक है, और क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारा एडवर्ब होगा।
इस तरीके से। फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम लिख सकते हैं शी इज़ वेरी टॉल। तो देखिए हमारा सेकंड क्या था कि एक वर्ब की क्वालिटी को पता है, फर्स्ट था हमारा एक वर्ब की क्वालिटी को पता है, सेकंड है एक एडजेक्टिव। तो देखिए सी इज़ वेरी टॉल, अगर हम ऐसे बोलें सी इज़ टॉल तो हम कह सकते हैं कि ये जो शी है इसको डिफाइन कर रहा है ये टॉल, मतलब इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो जो है टॉल है मतलब लंबी है। लेकिन इस टॉल की क्वालिटी को भी तो ये वेरी बता रहा है कि बहुत लंबी है, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, तो यानी ये जो वेरी है वो भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव के एक एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर रहा है या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव ऑलरेडी क्वालिटी बताता है, लेकिन क्वालिटी की जब कोई क्वालिटी बताए तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। फिर ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? लेट्स मीट आउटसाइड। लेट्स मीट आउटसाइड। अब देखिए इसमें क्या है, लेट्स मीट। अगर हम इस आउटसाइड को हटा दें तो ये क्या कहता है? लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, ठीक है। अब मीट कहाँ मिलते हैं? तो आउटसाइड, ये बता रहा है प्लेस को, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ब जहाँ होने वाला है उसको बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। ये सारे एडवर्ब के टाइप्स में होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस तरीके के बहुत सारे काइंड्स हैं, उसको भी हम देखेंगे अपने सेपरेट वीडियो में। तो इस तरीके से ये हमारा आउटसाइड जो होगा वो एक एडवर्ब का एग्जाम्पल होगा। फिर अगर हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे द ट्रेन रन टू फास्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ट्रेन, अगर हम इस टू को हटा दें, द ट्रेन रन फास्ट, मतलब ट्रेन जो है वो तेज चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो टू लग रहा है, ये टू क्या कर रहा है? इस रन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज चलती है। रन टू फास्ट मतलब वो जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा है ये इस रन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये एक वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो वो वर्ड जो कि वर्ब को डिफाइन करता है उसी को तो हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसीलिए ये टू जो होगा वो एक एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आए या फिर डेफिनेशन पे चले। तो देखिए आप सोच रहे होंगे बहुत सारे इतने सारे एग्जाम्पल्स की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत होती है एग्जाम्पल की, क्योंकि ग्रामर में कोई भी जो डेफिनेशन होता है वो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही समझ में आता है। इन डेफिनेशंस को सब पढ़ करके कोई कुछ भी बता नहीं सकता। आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो ही आप कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम चीज़ों को एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं। इसलिए एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब एडवर्ब के बाद हमारा क्या आता है? तो एडवर्ब के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिक्स्थ, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब ये क्या कहता है? तो देखिए प्रीपोजिशन क्या कहता है समझते हैं। प्रीपोजिशन shows the relation of subject. Preposition shows the relation of subject, object or relation with other words in a sentence, ठीक है। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या कहता है? प्रीपोजिशन कहता है कि प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिलेशन विथ अदर वर्ड्स। मतलब ये रिलेशन बताता है सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और कुछ अदर वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस में होते हैं उसका रिलेशन बताता है। तो देखिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ कुछ थोड़ा सा नॉइस आ रहा था जिसकी वजह से मुझे पॉज करना पड़ा। बट देखिए फिर से समझते हैं प्रीपोजिशन। हो सकता है आपको पिछली बार में कुछ नॉइस की वजह से नहीं समझ में आया हो, बट कोई बात नहीं है, नॉइस आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करूँगा आपको उस टॉपिक को समझाने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन क्या कहता है? प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में अलग अलग हमारे सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन कुछ अदर वर्ड से हमारे सेंटेंस में कोई भी एक ऐसा वर्ड
जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे वर्ड का रिलेशन बताता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए ऐसे तो डेफिनेशन नहीं समझ में आया, अब एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे रेखा पुट द प्लेट, रेखा पुट द प्लेट ऑन द टेबल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रेखा पुट द प्लेट ऑन द टेबल, यहाँ पे जो रेखा है उसने प्लेट को टेबल पे रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस प्लेट का रिलेशन और इस टेबल का रिलेशन इस सेंटेंस से जोड़ रहा है, इस सब्जेक्ट से जोड़ रहा है कि रेखा ने प्लेट को टेबल पे रख दिया, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्लेट है इसका रिलेशन और टेबल का रिलेशन इस सेंटेंस से कौन जोड़ रहा है, ये ऑन जोड़ रहा है, ठीक है, कि प्लेट को कहाँ पे रखा, टेबल पे रखा, तो ये ऑन। फिर सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो ही विल मीट यू एट 5 o'clock। अब ये देखिए क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है ही विल मीट यू, अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, ही विल मीट यू 5 o'clock, तो इसका कुछ ज़्यादा सेंस नहीं निकल रहा, ठीक है। ही विल मीट यू 5 o'clock, इसका मतलब क्या हुआ, वह तुमसे मिलेगा 5 बजे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि वो तुमसे, या फिर यहाँ पे हिंदी में तो हम ऐसे बोले 5 बजे, ठीक है, लेकिन मैं अगर ऐसा कहूँ कि वो तुमसे 5:10 पर मिलेगा, ऐसा, या फिर 5:0 पर मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो पर है इसको ये एट बता रहा है, ठीक है। और इस 5 o'clock को हमें इस सेंटेंस में ऐड करने के लिए इस एट का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली बिना ऐड के इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए किसी भी एक वर्ड को हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए हम जिस भी वर्ड का यूज़ करते हैं वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, अ लिटिल गर्ल sat अंडर अ ट्री। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक छोटी बच्ची है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी है, तो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठी है, ठीक है। अ लिटिल गर्ल सेट ट्री का कोई मतलब तो निकला नहीं, अंडर अ ट्री ये जो हमने बोला, तो ये अंडर क्या कर रहा है, इस ट्री को इस ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम कर रहा है या फिर इस सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए ये जो अंडर है ये प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। देखिए कंजक्शन भी सेम ऐसा ही कुछ है, वो भी जोड़ने का ही काम करता है, लेकिन आपको इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ, पहले कंजक्शन भी इसके लिए समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंजक्शन, ठीक है। तो हमारा 7th टॉपिक जो है वो है कंजक्शन। अब देखिए कंजक्शन भाई साहब क्या कहते हैं, कंजक्शन भाई साहब कहते हैं कि अ वर्ड, कंजक्शन भाई साहब क्या कहते हैं, अ वर्ड दैट joins 2 or more words, phrase, clause, sentences, etc. is called a conjunction। तो देखिए क्या कहते हैं कंजक्शन भाई साहब, एक ऐसा वर्ड, अ वर्ड दैट जॉइन 2 और मोर वर्ड्स, मतलब एक ऐसा वर्ड, सॉरी आपको दिखा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंजक्शन, अ वर्ड दैट जॉइन 2 और मोर वर्ड्स, एक ऐसा वर्ड जो कि जॉइन करता है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंजक्शन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं राम इज प्लेइंग फुल स्टॉप, श्याम इज प्लेइंग। देखिए ये 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, राम इज़ प्लेइंग, श्याम इज़ प्लेइंग। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा
अलग अलग है, सेंटेंस का मीनिंग सेम है, ठीक है, बट ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, हमको इनको बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम क्यों ना इसी सेंटेंस को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। क्यों ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? देखिए, राम भी खेल रहा है और श्याम भी खेल रहा है, तो हम इसी को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि राम और श्याम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वर्ड जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, वो है एंड। तो ये जो एंड होगा हमारा कंजक्शन की तरह यूज़ होगा। फिर इसी तरीके से अगर हम देखें तो सेकंड एग्जांपल जो है हम ऐसा कह सकते हैं, शी रैन फास्ट। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड है। शी रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, शी रैन फास्ट एंड मिस्ड द ट्रेन, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसको जब एक सेंटेंस में जोड़ा तो शी रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, मतलब उसने वो तेज़ तो दौड़े लेकिन फिर भी ट्रेन जो है वो मिस हो गया। तो यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम ये बट कर रहा है। तो कभी भी दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लॉज या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं वो कंजक्शन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, हमारा जो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है इंटरजेक्शन, ठीक है। क्या है? तो वो है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या कहता है उसको भी समझते हैं। इंटरजेक्शन, देखिए तो समझते हैं इंटरजेक्शन भाई साहब अब क्या कहते हैं। इंटरजेक्शन कहता है एन इंटरजेक्शन is a word which expresses some sudden feelings are called interjection। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, मतलब कोई भी अचानक से ऐसी चीज़ हुई जिसको देख करके हमारे अंदर से कुछ ऐसा सडन फीलिंग्स आया, उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और आपने ये देखिए पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो क्या होता है समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आती हैं। जैसे आपको तुरंत से जो है रिजल्ट मिला, ठीक है। जैसे आप जो है एनुअल फंक्शन में गए या फिर रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डे आप स्कूल गए और आपको रिज़ल्ट मिला और आपको पता चला कि आपने एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया। तो आप क्या बोलेंगे? अचानक से तुरंत आपको पता चला कि आपने पास कर लिया, तो आप कहेंगे क्या? हुर्रा, आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। हुर्रा, आई हैव पास द एग्ज़ाम, मतलब जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, कहते हैं ना ये है हुर्रा, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो ये हमारा जो हुर्रा है वो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए ये हमारा इंटरजेक्शन होगा। सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये क्या कह रहा है कि अगर हम जैसे कोई एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ को देखते, कहते हैं ना ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारे सडन फीलिंग को क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ओह। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि वहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, वही हमारा इंटरजेक्शन होता है। थर्ड एग्जाम्पल है, अलास शी इज़ डेड। शी इज़ डेड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? अलास जो होता है वो हम कभी भी शोक या फिर दुख को प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अलास शी इज़ डेड, मतलब यहाँ पे कि दुख है कि वो जो है वो डेड हो गई, यानी कि मर गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरजेक्शन में क्या करते हैं, हमारे जो सडन फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं और उनके लिए हम हुर्रा, ओह, अलास, ये पे इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको एक और चीज़ जो कि देखनी है वो जो है हम इसको देखेंगे। देखिए क्या है वो चीज़, तो इसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है।
आपने पूरी टॉपिक्स को पढ़ लिया तो इस टेबल को आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक मतलब शॉर्ट रिव्यू के तौर पे है। जैसे नाउन, ठीक है, नाउन क्या कहता है, तो नाउन जो है हमें पर्सन और थिंग के बारे में बताता है। कुछ इसके वर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पे मैन, हैप्पीनेस, हाउस, आगरा। देखिए हैप्पीनेस जो है आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये जो नाउन होता है वो हमारे आइडियाज़ को भी बताता है, ठीक है, तो हैप्पीनेस जो है इस तरीके से इसमें आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया, नेहा इज़ अ गुड गर्ल, आई लाइक रिच राइस एंड पर्ल्स। तो इसमें जो बोल्ड वाले जो वर्ड्स होंगे, मतलब जो डार्क लिखे हुए होंगे, वो हमारे नाउन होंगे। इसी तरीके से प्रोनाउन क्या करता है, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, मतलब नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है। इसके एग्जांपल आई, वी, यू, ही, शी, ऑल, सम। जैसे एग्जांपल के लिए राम इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, तो राम जो है यहाँ पे प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन ही है। क्यों? क्योंकि राम के प्लेस पे यूज़ किया गया, राम जो है वो एज ए नाउन है। फिर वर्ब की बात करें तो ये हमें एक्शन या फिर स्टेट के बारे में बताता है। इसमें बी, हैव, डू, लाफ, किक, रन, विल, मस्ट, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल में आएंगे। और अगर हम देखें द क्लॉक स्ट्राइक्स, ठीक है, द क्लॉक स्ट्राइक्स, यहाँ पे स्ट्राइक्स जो है ये एक वर्ब है। फिर द विंडो इज़ ब्रोकन, विंडो इज़ ब्रोकन, तो यानी कि यहाँ पे इज़ जो है वो इसके स्टेट को बता रहा है। फिर अगर हम देखें तो आई फील सॉरी, यहाँ पे फील करना ये भी एक क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो द बेबी स्लीप, स्लीप सोना जो है वो भी एक वर्ब है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन, यानी उसकी क्वालिटी को बताता है। तो एडजेक्टिव में हमारे ए एंड द, क्योंकि ए भी जो है किसी चीज़ के एक के होने को बताता है। फिर द जो है वो आर्टिकल के तौर पे यूज़ होता है। सम, गुड, फाइन, फ्यू, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। तो आप इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हैं। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया है, फिर आप इस टेबल को बना सकते हैं, क्योंकि ये टेबल देखिए आप पूरी चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स इतने या फिर डेफिनेशन सारे याद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है यहाँ से इस टेबल से चीज़ों को बहुत ही ईजिली याद रख सकते हैं। तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इसको आप जो है लर्न कर सकते हैं या फिर ईजिली इससे सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से अपनी अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ हैं आपके सिलेबस में जो आपकी हेल्प करेंगी वो आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।